everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। बेसिकली आपका एग्जाम आने वाला है तो उसी लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हासीज रूल के बारे में। हासीज रूल क्या होता है इसको हम समझेंगे। उसके बाद में आपका आता है एक रेसिमाइजेशन रेशियो। तो रेसिमाइजेशन रेशियो क्या होता है इसको भी आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ ब्लड से रिलेटेड जितने भी तरह के टेस्ट होते हैं तो उन टेस्ट को भी आज के ही इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। बेसिकली इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो अभी तक रेडी नहीं हुई थी तो इसी वजह से मैं आपको ये लिखते हुए समझा रही हूँ। तो जितना भी चीज़ मैं आपको बोलती जाऊँगी लिखती जाऊँगी वो अपने पॉइंटर्स के फॉर्मेट में आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हासीज रूल के बारे में। हासीज रूल क्या होता है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जो आपका हासीज रूल होता है इसका यूज जो रहता है बेसिकली जो भी फीटस होता है उसकी एज का डिटर्मिनेशन करने के लिए हम करते हैं। फीटस की एज का डिटर्मिनेशन के लिए हम करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, कमेंट में बताइएगा कि जो फीटस होता है तो कितने तक के एज के या मंथ के या जो भी चीज़ें हैं तो किसको हम फीटस से डिफाइन करते हैं, ये चीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब यहाँ पर जब आप हासीज रूल में आप एज का एस्टिमेशन करते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत रहती है लेंथ की, और लेंथ जो आप मेज़र करेंगे वो क्राउन टू हील लेंथ आपको मेज़र करनी होती है। अब मेज़र कैसे करेंगे, जैसे कि मान के चलिए ये एक फीटस बॉडी है, फीटस है, उसमें जो हेड का सबसे टॉप का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं क्राउन, CROWN। ठीक है, और जो आपका पैर में जो आपके पैर होते हैं उसमें हील होता है, जो एंड वाला जहाँ से आपका जॉइंट होता है तो वहाँ पर जो आपका लास्ट वाला पोर्शन होता है इसको हम हील बोलते हैं। तो आपको लेंथ क्या मेज़र करनी है, क्राउन से लेकर के हील तक की लेंथ आप मेज़र करेंगे और ये जो लेंथ होगी ये आपकी होगी सेंटीमीटर्स में। ठीक है, तो सेंटीमीटर्स में ये आपके पास लेंथ आ जाएगी। अब इसका यूज़ कैसे करना है उसको समझते हैं। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट 5 मंथ्स, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो पहले 5 मंथ्स होते हैं उस टाइम पर अगर आपको एज का कैलकुलेशन करना है फीटस का तो उसके लिए जो भी लेंथ आ रही है उसका आपको स्क्वायर रूट कर देना है। यानी कि अगर आपके पास एज आ रही है 25 तो स्क्वायर रूट करने पर आपका एज निकल के आ जाएगी 5। यहीं पर आफ्टर 5 मंथ्स की अगर आपको एज कैलकुलेशन करना है तो उस कंडीशन में जो भी लेंथ आपके पास आ रही है उस लेंथ को आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा 5 से। मतलब मान लीजिए कि लेंथ 5 आ रही है, इसको आपने 5 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास एज निकल के आ जाएगी 5। अब ये जो एज रहेगी ये मंथ्स के अकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लेंथ आपको निकल के आएगी उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मेजर कर लेना होगा। फर्स्ट 5 मंथ्स में स्क्वायर रूट कर देंगे और आफ्टर 5 मंथ्स आपका डिवाइड कर देंगे 5 से। तो इस तरह से आपका हासीज रूल कैलकुलेट करा जाता है। और किस पर्पस से होता है ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि प्रीवियस जितने भी पेपर्स हुए हैं कहीं ना कहीं इसको पूछा ज़रूर से गया है, तो इसी वजह से मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें रेसिमाइजेशन रेशियो की, तो जो रेसिमाइजेशन रेशियो होता है इसको हम D/L रेशियो भी कहते हैं। स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत कर दी, मैं वापस से इसको लिख देती हूँ। रेसिमाइजेशन रेशियो जो होता है इसको हम D/L रेशियो भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं ये भी समझते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले तो इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ जो होता है, जो डेंटिन होता है आपके टीथ में एक पोर्शन होता है इसको हम डेंटिन बोलते हैं, उससे एज का एस्टिमेशन करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास कोई टीथ मिल रहा है और टीथ का जो डेंटिन वाला पोर्शन है वो अवेलेबल है तो उसका यूज़ करते हुए हम एज का एस्टिमेशन करेंगे तो वो जो आपका मेथड कहलाएगा वो कहलाएगा आपका रेसिमाइजेशन रेशियो। अब इसमें होता क्या है, जो आपका डी एस्पार्टिक एसिड एंड एल एस्पार्टिक एसिड होता है इसका आपको रेशियो लेना होता है और उसके बेस पर आपको एज का एस्टिमेशन होता है। तो इसी वजह से इसको हम D/L रेशियो भी कहते हैं क्योंकि आपका डी एस्पार्टिक रेशियो जो है इसको आपको डिवाइड करना होता है एल एस्पार्टिक एसिड से। ठीक है, तो आपका डी एस्पार्टिक एसिड हो गया उसको आपने डिवाइड कर दिया एल एस्पार्टिक एसिड से, यानी कि डी
और एल अपॉन में आ गया, तो इसी वजह से इसको हमने नाम दे दिया D/L रेशियो। इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, एज का एस्टिमेशन कर रहे हैं बाय यूजिंग द डेंटिन ऑफ टीथ। जो टीथ में डेंटिन वाला पोर्शन होता है उसका यूज करते हुए हम एज का एस्टिमेशन कर रहे हैं। डेंटिन में आपका डी एस्पार्टिक एसिड और एल एस्पार्टिक एसिड अवेलेबल होता है, तो उसी का हमको यहाँ पर रेशियो लेना होता है, तो उसके बेस पर यहाँ पर हम एज का एस्टिमेशन करते हैं, तो वो आपका कहलाता है रेसिमाइजेशन रेशियो या फिर D/L रेशियो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और ब्लड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जो डीएनए होता है, ये जितने भी तरह के जर्मीसीडल ट्रीटमेंट्स होते हैं, जर्मीसीडल ट्रीटमेंट्स का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा केमिकल जिसकी वजह से कोई भी तरह के जर्मीसाइड्स का डिस्ट्रॉयमेंट होता है, तो उससे जो डीएनए होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो जितने भी तरह के जर्मीसीडल ट्रीटमेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, या फिर H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, तो इनसे भी आपका जो डीएनए रहता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा जो डीएनए रहता है उसको स्टोर करने के लिए हम यही सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा कि जितना भी जर्मी सीरियल ट्रीटमेंट्स होते हैं तो क्या उनसे डीएनए डिस्ट्रॉय होता है या नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जर्मी सीरियल ट्रीटमेंट से डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके अलावा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मेथड होता है, वो कहलाता है पेडिग्री। तो पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि उसकी हेल्प से हम क्रिमिनल की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पेडिग्री है इसका यूज़ क्यों करते हैं, तो पेडिग्री एनालिसिस से हम क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन को, आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इतनी चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, जो हम ब्लड टेस्ट के बारे में बात करने वाले थे वहाँ पर। तो ब्लड टेस्ट के लिए सभी को पता है बहुत सिंपल सिंपल से टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका हो गया बेंजीडीन टेस्ट, फिनोफ्थेलीन टेस्ट, ताइकमान्स टेस्ट, और इसके अलावा एक आपका और आता है प्रेसिपिटीन टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट के बारे में आपको पता होता है। उसके अलावा एक आपका क्रिस्टल टेस्ट में हीमोक्रोमेजिन टेस्ट भी आता है, जिसको हम ताकायामा टेस्ट भी बोलते हैं। और जो ताइकमान्स टेस्ट होता है उसको हम हीमन क्रिस्टल टेस्ट भी बोलते हैं। प्रेसिपिटीन टेस्ट को हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट भी बोलते हैं। ये सारा कुछ हो गया। ये तो आपके बेसिक बेसिक से टेस्ट हो गए। अब यहाँ पर कुछ आपके और भी तरह के इम्पोर्टेंट टेस्ट आते हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं उसकी जो काम करने की, रिएक्ट करने की चीज़ें होती हैं उस पर बेस्ड बनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बेंजीडीन टेस्ट की, तो बेंजीडीन टेस्ट में कैसे कैसे क्या परफॉर्म किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, क्या क्या केमिकल्स लगते हैं। तो इसके लिए बेंजीडीन टेस्ट में, बेंजीडीन में आपको ड्राई सोडियम परबोरेट ऐड करना होता है। ड्राई सोडियम परबोरेट को ऐड करना है। अब इसमें आपको ऐड करना है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब ये जब आपने मिक्सचर बना लिया, फिर इसको जब आप अप्लाई करते हो कोई भी तरह के सैंपल पे, तो वहाँ पर आपका ब्लू कलर अगर मिलता है तो वो आपका इंडिकेट करता है ब्लड की प्रेजेंस को। इसी तरह से एक आपका होता है ल्यूकोमैलेकाइट ग्रीन टेस्ट। ल्यूकोमैलेकाइट ग्रीन जो होता है एक तरह का केमिकल होता है। ल्यूकोमैलेकाइट ग्रीन में आपको ऐड करना होता है सेम वही चीज़, सोडियम परबोरेट एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इतना ऐड करने के बाद में अगर आपको ग्रीन कलर मिलता है तो वो भी आपका प्रेजेंस को शो करता है, किसके, ब्लड की प्रेजेंस को। तो आपके दो टेस्ट हो गए, एक हो गया बेंजीडीन टेस्ट, बेंजीडीन में ब्लू कलर आएगा, और आपका जो ल्यूकोमेलिकाइट होता है उसमें आपका ग्रीन कलर शो होता है। फिनोफ्थेलीन टेस्ट में सभी को पता है पिंक कलर आता है, और जो ल्यूमिनॉल टेस्ट रहता है वो भी उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा कि उसमें आपका लाइट ब्लू कलर की फ्लोरोसेंस जनरेट होती है। तो ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, जहाँ पर मैंने कलर का बताया है कौन से में कौन सा कलर आपका रहता है, तो वो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और जो ल्यूकोमेलिकाइट रहता है इसमें आपका इंटेंस ग्रीन, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रीन, बहुत ज़्यादा इंटेंस ग्रीन आपको वहाँ पर नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हम देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में मे बी आ जाए। जैसे कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो आपका यूनिवर्सल डोनर होता है।
उसके अलावा जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। अब यहीं पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है WBCs में। WBCs क्या कहती हैं, कहलाती हैं आपकी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। तो इसमें जो न्यूट्रोफिल्स कंटेन ड्रम स्टिक शेप्ड न्यूक्लियस होता है, यानी कि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं WBC में आपकी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका होता है एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स सेल्स जो होती हैं उसमें, न्यूट्रोफिल सेल्स में आपका ड्रम स्टिक शेप्ड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और ये परसेंटेज जो होती है ड्रम स्टिक शेप्ड न्यूक्लियस की, फीमेल्स में कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो ड्रम स्टिक न्यूक्लियस होता है इसी को हम डेविडसन बॉडीज भी बोलते हैं। तो इस एक लाइन से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, जैसे कि जो WBCs होती हैं उसमें न्यूट्रोफिल्स एक तरह की सेल होती है, और उसमें जो न्यूट्रोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो ड्रम स्टिक शेप का होता है। ड्रम स्टिक शेप मतलब कि जो कुछ इस तरह का आपका ड्रम स्टिक रहती है ना, तो कुछ इस तरह का आपका न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये जो परसेंटेज होती है ये फीमेल्स में ज़्यादा होती है और मेल्स में बहुत ही कम होती है, 2 to 3% और उससे भी बहुत कम। लेकिन फीमेल्स में ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे आप WBCs मतलब ब्लड का एग्जामिनेशन करके आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो भी आपको ब्लड सैंपल मिल रहा है वो मेल का है या फीमेल का है। इतनी चीज़ हो गई। अब यहाँ पर जो ड्रम स्टिक शेप्ड सेल्स होती हैं उसको हम डेविडसन बॉडीज भी कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे। अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, जैसे कि जो एज होती है ब्लड स्टेन की उसको आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आपका ब्लड जो है वो ब्राइट रेड होगा, बहुत ब्राइट रेड कलर का आपको कहीं पे ब्लड देखने को मिल रहा है, तो वो आपका फ्रेश ब्लड है। उसके अलावा हल्का सा रेडिश ब्राउन देखने को मिल रहा है, तो रेडिश ब्राउन का मतलब क्या हो गया, 24 आवर्स अप्रॉक्स हो चुके हैं उस ब्लड को ओपन एरिया में पड़े हुए। अगर वही ब्लड का कलर डार्क ब्राउन देखने को मिल रहा है तो 24 आवर्स से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। वही कलर अगर आपको ब्लैक मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन से जो वो ब्लड था वो ओपन एरिया में था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और रहती है, जो फ्रेश ब्लड होता है वो मॉइस्ट और स्टिकी होता है। फ्रेश ब्लड आपका मॉइस्ट और स्टिकी होता है, और जो ओल्ड ब्लड होता है, ओल्ड ब्लड स्टेन होता है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड स्केली होता है। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली जितना कवर हो सकता है उतना आज की इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं, बाकी अगले वीडियो में जल्दी ही हम कवर करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा वीडियोस में नहीं बना पा रही हूँ, कुछ रीजंस हैं, इसी वजह से जितना हम कर सकते हैं उतना आज हम कर ले रहे हैं। ठीक है, सो टाइप ऑफ स्टेन की बात करें कि अगर आपको किस तरह का स्टेन मिल रहा है तो वो क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है। टाइप ऑफ स्टेन, अगर आपको मड स्टेन मिल रहा है, जो स्टेन आपको मिला है वो मड में मिला है, तो इसका मतलब है कुछ स्ट्रगल हुआ होगा। उसके अलावा अगर सेमिनल स्टेन मिल रहे हैं तो उसका मतलब है कोई भी रेप या फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस होगा। ठीक है, उसके अलावा ब्लड स्टेन मिल रहा है, तो ब्लड स्टेन का क्या मतलब हुआ, कोई भी तरह का ट्रॉमा या फिर इंजरी या फिर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सीवियर केस रहा होगा जहाँ पर कुछ हैवी चीज़ से मारा गया होगा। सलाइवरी स्टेन अगर आपको पर मिल रहा है, कहीं भी क्राइम सीन पर, तो उसका मतलब है कोई भी एस्फिक्सियल डेथ होगी। ये बेसिकली एक जनरल सेंस में बता रही हूँ मैं, बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप यहीं तक लिमिट कर जाओगे, बहुत सारी और भी केसेस हो सकते हैं, बट ये एक जनरल सेंस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कार्बन पार्टिकल्स मिल रहे हैं अगर आपको स्टेन में, तो उसका मतलब है कि कोई भी बर्न या फिर फायर आर्म का केस होगा, फायरिंग हो रही होगी, कहीं आग लगी होगी, तो उसके केसेस में आपको कार्बन पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। और कहीं पर अगर आपको डाइज
जो डाई होती है उसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं, उसकी प्रेजेंस दिख रही है, उसका मतलब है जो भी नेचुरल कलर है या फिर कोई भी जो आइडेंटिटी है उसको छुपाने की कोशिश करी गई है। जैसे कि बहुत सारे लोग के हाथों में टैटू बनवाते हैं या जो भी टैटू रहते हैं, उसके अलावा जो आपके बाल रहते हैं उस पे आप अलग अलग कलर करवाते हैं, तो वो सारे डाई होते हैं। तो उसकी प्रेजेंस मतलब कि जो आप नेचुरल कलर है उसको कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ आपके हो गए। अगर किस तरह का स्टेन है तो क्या इन्फॉर्मेशन आप उससे डिराइव कर सकते हैं। उसके अलावा जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है डीएनए की, ये आपकी इम्परवियस टू हाइड्रोलिसिस, यानी कि अगर हम बात करें डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है तो उसकी जो बैकबोन होती है यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें शुगर और फॉस्फेट अवेलेबल होते हैं, तो वो जो रहता है इम्परवियस टू हाइड्रोलिसिस होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अभी यहाँ पर लगभग जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे जहाँ पर हम और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर देंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं फ्री रही तो बाकी कोशिश करूँगी कि रिप्लाई आपको कर दूँ। बाकी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।